हिस्ट्री मेजर पेपर, हिस्ट्री माइनर पेपर, दोनों के लिए सिलेबस सेम है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेम है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक वीडियो लाऊंगा, कल के डेट में इतिहास का एग्जाम है ना, सेकंड सिटिंग में एक वीडियो लाऊंगा देर रात तक। उस वीडियो में मैं छांट कर बताऊंगा आखिरी रात तक आपको क्या पढ़कर जाना है 15 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, ताकि आप उनको अगर कवर कर लोगे एग्जाम में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जान लेते हैं, क्योंकि उस वीडियो में ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद इसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, इसकी जो राज्य व्यवस्था थी, इसकी जो कानून व्यवस्था थी, इसका जो न्याय व्यवस्था था, इसका सैन्य व्यवस्था था, इसका कर व्यवस्था था, इसका नगर व्यवस्था था, इन सभी व्यवस्था को एकत्रित रूप से मौर्य प्रशासन व्यवस्था बोला जाता है। तो इसी को आपको लिखना है। इसमें कैसे याद करना है, देखिए एग्जाम के टाइम में आपको अगर पढ़ना है वीडियो के माध्यम से, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले पहला पॉइंट्स आपको याद करना है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था। अब यहाँ पर हम लोग आगे पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हेडलाइन में केंद्रीय शासन व्यवस्था में, यानी केंद्र की शासन व्यवस्था किस तरीके से थी, तो पहला पॉइंट्स आपका आ जाता है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मंत्रिमंडल की बनावट किस तरीके से थी मौर्य प्रशासन में या फिर मौर्य साम्राज्य में। इसके बाद तीसरे पॉइंट्स पर आ जाता है मंत्री परिषद, इनका गठन किस तरीके से होता था, किस तरीके से इनकी सैलरी होती थी। इसके अलावे विशाल नौकरशाही के बारे में आपको लिखना होगा। इसके अलावे देखिए पांचवा पॉइंट गुप्तचर व्यवस्था, इसको अगर आप नहीं लिखते हो मौर्य प्रशासन व्यवस्था में, समझिए आपका नंबर ही नहीं मिलेगा, या फिर एग्जामिनर सोचेगा आप मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़े हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, गुप्तचर व्यवस्था। फिर सैन्य व्यवस्था किस तरीके से थी, इसी तरीके से 7 नंबर पर न्याय व्यवस्था किस तरीके से थी, 8 नंबर पर राजस्व व्यवस्था, यानी जो टैक्स होता था, सरकार को कहाँ से लाभ होता था ज़्यादा टैक्स में, इसकी व्यवस्था के बारे में। इसके अलावे नगर शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इन सभी टोटल 6 से 7 8 पॉइंट्स को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसको आपने लिख लिया अभी कॉपी में, लिखने के बाद फिर क्या करोगे, वीडियो को देखिए हर एक पॉइंट्स को और समझिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आप एग्जाम में 100% लिख दोगे अगर पॉइंट्स याद रहेंगे। तो ध्यान से समझिए आंसर को। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ये दोनों किताब से हमें पता चलती है, एक इंडिका और अर्थशास्त्र से। मौर्य शासन व्यवस्था की रीढ़ चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था थी। मौर्य शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित शीर्षकों या फिर बिंदुओं में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। पहला आपका यहाँ पर आ जाता है हेडलाइन में कि केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए राजा ही शासन का केंद्र था। राजा जो था वह शासन का केंद्र बिंदु था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सेना का प्रधान होता था। कार्यपालिका आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, पॉलिटिकल साइंस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो भी मंत्रीगण काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी वर्तमान टाइम में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और इसके अलावा जितने भी मंत्रीगण हैं वो सारे जो काम करते हैं वो कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। उसी तरीके से व्यवस्थापिका का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें कानून व्यवस्था बनाती है, यानी कानून व्यवस्था को बनाया जाता है। जैसे कि गृह मंत्रालय, भारत में अगर वर्तमान के टाइम में अगर बात करें, गृह मंत्रालय का जो काम होता है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाना या फिर उसमें सुधार करना भी है। उसी तरीके से इस व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून व्यवस्था का निर्माण करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्याय व्यवस्था को चलाना, न्याय दिलाना, और सेना का प्रधान, यानी इन सारी व्यवस्था का और साथ ही साथ सेना का भी प्रधान कौन था, राजा रहता था। अर्थशास्त्र में राजा के साहस, वीरता, शस्त्र एवं शास्त्र का ज्ञान आवश्यक बतलाया गया है। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा को असीमित अधिकार थे। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा को बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिया गया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म के विरुद्ध काम कर सकता था। इसका रीज़न क्या है आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था निम्न प्रकार से थी, देखिए यहाँ पर अभी पता चलेगा कैसे था। तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है, ये हेडलाइन लिखिएगा आप। तो इस तरीके से अगर किसी राजा का सोच रहेगा तो बताइए उस राजा को कितना भी अधिकार दिया जाए, कभी भी उसकी प्रजा नाखुश नहीं रहेगी। राजा अपने हितों के लिए नहीं बल्कि प्रजा के हितों के लिए काम करता था। कहने का मतलब यह है कि मौर्य राजा निरंकुश या फिर अत्याचारी शासक नहीं था, वह प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला था। दूसरे पॉइंट्स पर यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल की किस तरीके से व्यवस्था थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए सचिवों की नियुक्ति होती थी। देखिए राजा हर काम अकेले थोड़ी ना करेगा,
अधिकारी, मंत्री, सचिव इन सभी के साथ ही मिलकर करेंगे। तो उसके लिए सचिवों की नियुक्ति होती थी या सचिव मंत्री कहलाते थे। इनकी संख्या 3 या 4 होती थी तथा इनका चयन आमंत्य वर्ग यानी ये कोई मंत्री ही होता था, वही ये सारे मंत्रियों का चुनाव करते थे राजा द्वारा। मुख्यमंत्री या फिर पुरोहित, देखिए मुख्यमंत्री बोल सकते हो या फिर इसको पुरोहित का चुनाव उपदा परीक्षण को अपनाकर किया जाता था। यहाँ पर समझिए आप, चाहे कोई भी मंत्री हो या फिर पुरोहित हो, ठीक है। मुख्यमंत्री आप लोग समझते हो ना, एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से पुरोहित उसको बोला जाता था मौर्य प्रशासन में जो धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड काम को करता था, उससे रिलेटेड कार्य को करवाता था, ठीक है, राजा को सलाह देता था। तो इन सभी का चयन इस नियम के आधार पर या फिर इस विधि के आधार पर होता था, जिस विधि का नाम है आपका उपदा परीक्षण। अब ये उपदा परीक्षण क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में साफ साफ लिखा गया है कि मौर्य काल में राजा अपने प्रमुख यानी खास मंत्रियों का, सामंतों और पुरोहितों का चयन करने से पहले उनके चाल, चरित्र और अपने प्रति वफादारी का भली भांति वह परीक्षण करते थे। क्या वो इस लायक है, इस पद के लायक है, तभी उनको उस पद के लिए चयनित किया जाता था। ये मंत्री राजा के घनिष्ठ साथी होते थे और ये जो खास मंत्री होते थे कुछ वह राजा से ज़्यादा लगाव रखते थे, उससे मित्रता रखते थे और विभिन्न मामलों पर राजा इनके साथ विचार विमर्श भी करके किसी भी कार्य को शुरू करते थे। यानी राजा से वह सलाह लेते थे कि ये काम करे या फिर नहीं करे, उसके बाद ही उस काम को शुरू करते थे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल के अलावा मंत्री परिषद भी होती थी, यह राजा को परामर्श देने का काम करती थी। मंत्री परिषद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ वर्तमान टाइम की शासन व्यवस्था से। राहुल गांधी की जो मंत्री परिषद है उसको विपक्ष पार्टी बोला जाता है, तो वही विपक्ष पार्टी की भूमिका यहाँ पर मंत्री परिषद की होती थी। विपक्ष पार्टी का काम क्या रहता है, सरकार किसी तरीके से निरंकुशवाद नहीं हो जाए, जनता के हित के लिए सोचे, जनता के विरोध में कोई काम नहीं करे, इन पर दबाव हमेशा बनाते रहे और राजा को हमेशा बताते रहे कि ये काम गलत है या फिर ये काम सही है। वही यहाँ पर मंत्री परिषद का काम होता था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मंत्रिमंडल के अलावा एक मंत्री परिषद भी होती थी, यह राजा को परामर्श देने का काम भी करती थी। परामर्श का मतलब उसको सलाह देते थे, ये काम आप कीजिए, ये सही है, ये काम गलत है, इसको मत कीजिए। यह राजा की निरंकुशता पर भी नियंत्रण रखने का काम करता था। कहने का मतलब है अगर जनता के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो उस पर भी यह नियंत्रण रखता था, तो विपक्ष पार्टी हुआ ना। मंत्री परिषद की संख्या मंत्रिमंडल से ज़्यादा होती थी। मंत्री परिषद की संख्या सोचिए मंत्रिमंडल से ज़्यादा होती थी, यानी यहाँ से जस्ट उल्टा, यहाँ पर विपक्ष पार्टी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भाई वही मंत्रिमंडल बन जाएगा ना, वही सरकार बन जाएगा। जबकि उस टाइम में देखिए यहाँ पर मंत्री परिषद ही ज़्यादा होती थी, तो निरंकुशता पर नियंत्रण रखना चाहती थी, वही ज़्यादा है और मंत्रिमंडल कम है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को 48,000 पण, जैसे उस टाइम में रुपया को पण बोला जाता था, उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, तो 48,000 पण और मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण तनख्वाह मिलती थी। अब जो विपक्ष में रहेगा तो उसको कम ही ना पैसा मिलेगा और जो मंत्रिमंडल में रहेगा, सरकार में रहेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उसी तरीके से इनकी तनख्वाह रहती थी। मंत्री परिषद राज्य की नीतियों और राजाओं पर विचार विमर्श करती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का भी सुझाव देती थी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका विशाल नौकरशाही। तो आप इसमें शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हो या फिर कुछ आप यहाँ पर जो पद है यहाँ पर इस पद को याद भी कर सकते हो कुछ का, तो आपकी मर्जी। विशाल नौकरशाही में यहाँ पर देखते हैं कि आपका शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही की व्यवस्था थी। नौकरशाही कहने का मतलब है सरकारी नौकरी, समझ में है ना, सरकार के अंडर में काम करना। तो सरकार के अंडर में जरूरी था सबको रखना, तभी ना सरकार अच्छे से चलेगी। इस काम में 18 विभाग और 25 अध्यक्षों का वर्णन हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि टोटल 18 विभाग थे काम करने के लिए सरकार के अंडर में और 25 अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर इनके अंडर में काम करने वाले हर एक पद में अलग अलग यानी ऊपर से लेकर नीचे तक व्यवस्थित तौर पर यहाँ पर नियुक्त होते थे और काम करते थे। इनको अगर याद करने के लिए जाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, नहीं याद होगा। वैसे आप वीडियो में देख सकते हो, आपके माइंड में इतना होना चाहिए अगर आप इनको लिखना चाहते हो। वर्तमान में किस तरीके से सरकार के अंडर में सारे विभाग में काम होते हैं, उसी तरीके जैसे पुलिस अधिकारी, न्याय व्यवस्था अधिकारी, इसके अलावा टैक्स अधिकारी, तो उसी तरीके से आपको लिख देना अपनी मर्जी से, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको आखिर में लिखना है यहाँ से कि सारी नौकरशाही की बनावट पिरामिड की तरह होती थी। पिरामिड समझते हो ना, पिरामिड किस तरीके से होता है, कहीं ना कहीं इस तरीके से पिरामिड होता है ना, कहीं ना कहीं इस तरीके से पिरामिड होता है। तो इस तरीके से इनकी नौकरशाही की बनावट होती थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा था और उसके बाद 48,000 पण पाने वाले अधिकारी से लेकर 10 पण पाने वाले अधिकारी थे।
तो मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको नोट डाउन करना है। कुछ अधिकारियों का नाम याद कर लेना है जो मैंने आपको भी बताया, और उसी तरीके से इसको मेंशन कर देना है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट्स है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर किसे कहते हैं? जासूस को बोला जाता है। तो जासूस की व्यवस्था भी उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी। मौर्य शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है महत्वपूर्ण व्यवस्था थी उनकी गुप्तचर व्यवस्था। संपूर्ण साम्राज्य में जासूस का जाल सा बिछा हुआ था। गुप्तचर दो तरह के होते थे। एक वैसे गुप्तचर होते थे जो एक ही जगह स्थित रहकर काम करते थे, और दूसरा घूम घूमकर जनसाधारण की गतिविधियों से राजा को अवगत कराते रहते थे। एक ही जगह रहकर गुप्त रूप से सारी जानकारी देते थे, और दूसरा जो गुप्तचर रहता था वह घूम घूम कर चारों तरफ कहाँ पर क्या बातें हो रही है, क्या राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या दूसरे राज्य यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इन सभी की जानकारी दूसरे गुप्तचर घूम घूम कर देते थे, अवगत कराते थे राजा को। आगे देखिए सैन्य व्यवस्था के बारे में, यानी सैनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ शामिल थे। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए टोटल पैदल, यानी 6 लाख पैदल, मतलब समझ रहे हो, पैदल चलने वाले सैनिक, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ भी शामिल थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मौर्य के पास विशाल सेना थी। सैन्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसे 6 भागों में बांट दिया गया था। सैन्य व्यवस्था को टोटल 6 भागों में बांट दिया था ताकि यह चुस्त और दुरुस्त रहे। और वह 6 भाग कौन कौन थे? नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और यातायात। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और यातायात। गज का मतलब हाथी होता है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, ये तो आपको पता है। तो ये सारे टोटल 6 प्रकार के सेना बटे हुए थे 6 भाग में। सेना की देखभाल परिषद करती थी, जो 6 समितियों में भी बटी थी। सेना भी 6 भागों में बटी थी, तो 6 भागों की रखाव के लिए 6 समितियाँ बहुत ही जरूरी थी। इसके 5-5 सदस्य होते थे, यानी एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे? 6-5 30 सदस्य, और प्रत्येक समिति सेना के एक भाग का देखभाल करती थी, यानी हर समिति एक सेना विभाग का देखभाल करती थी, और सैनिकों को सरकार की तरफ से तनख्वाह भी मिलती थी। तो ये हो गया सैन्य व्यवस्था। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 7 नंबर, न्याय व्यवस्था। तो मौर्य शासन व्यवस्था में राजा ही न्याय का प्रधान होता था। 2 तरह के न्यायालयों, धर्मस्थीय और कंठक शोधन की व्यवस्था थी, जो क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामलों को देखती थी। इसके अलावा श्रेणियों और ग्राम पंचायतों के द्वारा भी न्याय कार्य का संपादन किया जाता था। दंड प्रक्रिया काफ़ी कठोर थी। जुर्मानों, अंगभंग तथा प्राण दंड भी व्यवस्था में थी, यानी वहाँ पर दंड व्यवस्था में आपका जुर्मानों भी था, जुर्मानों के आधार भी दंड दिया जाता था। साथ ही साथ अंगभंग कहने का मतलब है किसी का हाथ काट दिया, पैर काट दिया या फिर आंखें फोड़ दी, तो ये भी आपका वहाँ पर व्यवस्था था दंड देने का। इसके अलावा प्राण दंड मतलब मृत्यु दंड, इसके अलावा ये सारी व्यवस्था वहाँ पर दंड व्यवस्था में थी, यानी न्याय देने के लिए कोई गलत काम करेगा तो इन सभी में से किसी एक को दंड देकर न्याय किया जा सकता है। अलग अलग, यानी केंद्र व्यवस्था में भी न्याय व्यवस्था थी, और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों से भी न्याय व्यवस्था की जा सकती थी। आगे देखिए 8वां नंबर, राजस्व व्यवस्था, यानी टैक्स व्यवस्था। यानी राजा को कहीं ना कहीं से टैक्स तो मिलती होगी, तो उसकी भी व्यवस्था देखिए। अर्थशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, वणिक, पथिक आदि को राजस्व प्राप्त के साधन के रूप में बतलाया गया है। यानी ये सभी कार्यों से, ये सभी चीज़ों से राजा को टैक्स मिलती थी। चुंगी, जुर्मानों तथा शराब, बुच्चड़खाना, नमक, वैश्या, अंचल संपत्ति आदि से आने वाले कर राज्य के आमदनी के स्रोत में भी प्रमुख थे। शराब को बनाने या फिर बेचने या फिर बुच्चड़खाने या फिर नमक, वैश्या, अंचल संपत्ति इत्यादि से भी राजा को टैक्स मिलती थी। इसके अलावा खनिजों, उद्यानों, वनों, जल और जो स्थल मार्ग है उनसे भी राज्य को आमदनी होती थी, और राजस्व व्यवस्था की देखभाल समाहर्ता के द्वारा ही की जाती थी। इस तरीके से राजस्व व्यवस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं नगर शासन व्यवस्था। नगरों के प्रशासन की व्यवस्था अलग से की गई थी। नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। नगर का जो शासन व्यवस्था था उसमें 30 सदस्य का एक मंडल होता था, वही चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में बटा हुआ था, और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। पहली समिति शिल्पियों का निरीक्षण करता था, यानी उनका सर्वे करता था, रखरखाव करता था, देखरेख करता था। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु के आंकड़े को रखती थी। चौथी समिति वाणिज्य और व्यापार की देखरेख करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं, यानी बने हुए जो वस्तु थे उसका विक्रय का निरीक्षण करती थी। अंतिम समिति का काम बिक्री कर वसूलना था, यानी जो भी चीज बिक जाता था उससे टैक्स वसूलना था। इसके अलावा नागरिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का भी काम नगर परिषद ही करती थी। इसके सदस्य नगर कमिश्नर कहलाते थे। इसके जो सदस्य होते थे, अधिकारी होते थे, वह नगर कमिश्नर कहलाते थे। नगर का प्रधान नगर अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी, बुनियाद रखी थी, उसमें शासन व्यवस्था को विभिन्न पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया गया था।
यानी हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू में बारीकी से ध्यान दिया गया था कि इनकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जनता के हित के लिए काम करे। लेकिन समय के अंतराल में इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और अशोक ने कुछ सुधार या परिवर्तन इसमें लाए थे। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर अशोक के सुधार के बारे में भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष में लिखना है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं, यानी शॉर्ट तरीके से हम यह कह सकते हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था में एक ऐसी शासन व्यवस्था थी, केंद्रीकरण और लौहती दोनों को ध्यान रखा जाता था। यह ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने में सफलता मिली थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक कभी करते नहीं हो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो उस मेहनत के लिए कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।